रहीम बेटा, आज हमारा 17th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनल्स। हमने आज स्टार्ट करने हैं और सेलुलर ऑर्गेनल्स में सबसे पहला ऑर्गेनल विच इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने बड़े ही इन्हिमाक से याद करना है अलोंग विद द डायग्राम। सही है बेटा? तो हम कहेंगे न्यूक्लियस, हम अगर आप सोचें ना तो बेटा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर सेल ने जो भी काम करना है या सेल ने जैसा बनना है वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सही है जी? तो हम कहेंगे ये एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सही है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। सही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सेकंड बेटा, इसमें आप इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस बात को कि ये क्या है। और अगली बात है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि वो सेल जो यूकैरियोट है, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। बिकॉज द प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा यानी बैक्टीरिया दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। ये पढ़ा था ना हमने, किंगडम मोनेरा में बात की थी। सही है? तो बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या इवन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सही है? तो ये जनरल सी बात होगी। अब अगली हम बात करें बेटा तो लोकेशन, तो हम कहेंगे, यानी ये अगर आप गौर करें तो ये हेडिंग्स भी आप बना सकते हैं। ये न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन है स्लाइड सा, फिर अगर आप बेटा उसकी लोकेशन की हेडिंग बना दें तो लोकेशन जो है वो इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल के बिल्कुल दरमियान में होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस लाइक, तो दिस इज द एनिमल सेल एंड this is the nucleus. and in the plants, चूंकि plants में बेटा ये अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर ना एक बड़ा वैक्यूल होता है। क्या होता है? ये एक बड़ा वैक्यूल है, इसे हम कहेंगे लार्ज सेंटर वैक्यूल। इसका क्या रोल होता है हम वैक्यूल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। सही है? और वैक्यूल के अलावा जो इसका बाकी सारा जो मटेरियल होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, वो सारे का सारा एक साइड को हो जाता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस। तो इट इज टुवर्ड द साइड ऑफ द, इतना छोटा भी नहीं होता। बहरहाल आई हैव टोल्ड यू, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी यहीं होंगे, इधर इधर कहीं ना कहीं घूम फिर रहे होंगे। बट इन द प्लांट्स, due to the presence of the large central vacuole, the nucleus is pushed toward a side. सही है जी? और ये आपको लग गया पता कि जी ये इसकी लोकेशन है। अब बेटा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें चारों की चारों में आपको डायग्राम पे समझाएंगे। सही है जी? और सही है, स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें तो बेटा सबसे मैं सारा ग्रीन से बनाऊंगा ताकि आपको पता हो कि स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली बात बेटा न्यूक्लियर एनवेलप, या हम कहेंगे न्यूक्लियस की जो दीवार है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप बेटा दो दीवारों की बनी होती है। कितनी दीवारों की बनी होती है? यानी ये समझे कि आप ये एक अगर लेयर है तो ये दूसरी लेयर है। सही है? तो दो लेयर्स आपस में इकट्ठी होती हैं, जुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों को मिला के कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। समझ रहे हैं ना? आप एक कवर चढ़ाएं किसी के ऊपर, उसके ऊपर एक दूसरा कवर भी चढ़ा दें, तो ये दो कवर जो होंगे वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, और उन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे। उसके अलावा ये न्यूक्लियस की एनवेलप है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, बहुत सारे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये यानी इनको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोपोर्स। क्या कहते हैं बेटा? ये इसी का पार्ट है। अभी मैंने एनवेलप खत्म नहीं किया, ठीक है?
तो मैं इसीलिए इसके नीचे लिख देता हूं। तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स, और न्यूक्लियोपोर्स का मतलब होता है, हम कहेंगे स्मॉल होल्स in the nuclear envelope, and these holes are responsible for the exchange of material between the nucleus and the cell। देखें, गौर करें बेटा, अगर ये एक न्यूक्लियस है, फर्ज किया ये पूरा एक एनिमल सेल है, ये पूरा एक, तो ये साइटोप्लाज्म हुआ ना फिर, क्योंकि न्यूक्लियस तो ये है, तो ये साइटोप्लाज्म है, और जो ये मैंने बनाई है पूरी दीवार, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, लाइक दिस। तो यहां पे होते हैं सुराख, ये वाले। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म की तरह का एक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, हम उसको हम डिस्कस करते हैं, सही है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान में जो भी चीजें आपस में एक्सचेंज होती हैं वो इनकी वजह से होती हैं, न्यूक्लियोपोर्स के जरिए, सही है। तो हम कहेंगे, आप इतना सा लिख दें अगर, तो एक्सचेंज of materials between nucleus या न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। किताब में लिखा है, इधर देखो फर्ज की। अब क्या क्या बाहर आता है, हम आरएनएज और फलां और राइबोसोमल आरएनएज और राइबोसोम्स की बाकी चीज़ें, ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में जाके। लेकिन अभी आपको इतना पता चल गया कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन ये बात सब सारी यहाँ पे भी पूरी डिटेल में लिख सकते हैं। तो पहला जो पार्ट था दैट इज द एनवेलप। दूसरा जो पार्ट होता है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक हम कहेंगे न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस इज डिफरेंट। उससे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है, सेल का प्लाज्मा, ठीक है, इसी तरह का ही एक मटेरियल है जिसके अंदर एक खास चीज एक्स्ट्रा होती है, और उस खास चीज के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको लग गया, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी असल में ये आपको न्यूक्लियस बंद है और थोड़ा सा खोल के दिखाया हुआ है। तो लाइक ये जब आप खोलेंगे तो आपको अंदर वो न्यूक्लियो, वरना इस पूरे हिस्से के ऊपर तो न्यूक्लियोपोर्स है ना, ऊपर भी मेम्ब्रेन है, नीचे भी है, तो ये सारे न्यूक्लियोपोर्स हो गए। तो इतने सी चीज को जब हम खोलेंगे, यानी न्यूक्लियस को हमने लाइक न्यूक्लियस एक बॉल है तो उसके ऊपर से हमने थोड़ा सा कवर उतारा है और देखा कि अंदर क्या है, तो वो कवर उतरना ये हिस्सा है, विंडो लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो लिक्विड होगा, आप समझे कि एक गेंद है, सही है, और उस गेंद के अंदर एक और छोटी गेंद है, सही है। वो बड़ी गेंद जो है दैट इज द न्यूक्लियस, और वो जो छोटी गेंद है उसके अंदर दैट इज द न्यूक्लियोलस। हम डिस्कस करेंगे, वो एक भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती। और तीसरी बात, अगर उस गेंद में पानी की तरह का एक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भरा हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, पर इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। इट कंटेन्स द क्रोमैटिन, एंड व्हाट इज क्रोमैटिन अभी हम बात करते हैं, वो चौथी चीज होगी इनमें से, ठीक है जी। समझ आ गई हमजा, उमैर, बेटा आप, फहद, हाँ जी आपको जिक्रिया, अच्छा समझ रहे हैं ना बात को कि व्हाट इज दिस। द फर्स्ट थिंग वाज द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देयर आर सर्टेन स्मॉल पोर्स ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि वो ये होता है कि ये बाहर वाली एनवेलप और अंदर वाली एनवेलप आपस में जुड़ी होती है, तो वहां पे सुराख होता है, सही है। एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स, एंड थ्रू द न्यूक्लियोपोर्स देयर occurs the exchange of the material between the nucleoplasm and the cytoplasm of the cell, ठीक है जी। And then the second thing was the nucleoplasm. It is a just gel-like material, just same in composition as the cytoplasm जो हमने कल बात की थी। और साइटोप्लाज्म के अलावा ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं। इट कंटेन्स द क्रोमैटिन मटेरियल। व्हाट इज क्रोमैटिन, वो अभी हम बात करते हैं आखिर में। उससे पहले मैं तीसरी चीज आपको समझा दूं, एंड द थर्ड थिंग इज द न्यूक्लियोलस। याद रखिए बेटा, न्यूक्लियोलस एक हो तो न्यूक्लियोलाई ज्यादा हो तो, ठीक है। जिस तरह न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई मोर न्यूक्लियाई, यानी एक से ज्यादा, ठीक है। तो इधर देखें, कई ऐसे सेल होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ज़्यादा हम कहेंगे, ये एक जिस तरह बेटा मैंने आपको बताया था एक और गेंद है, किसी और रंग से बनाते हैं, दिस इज लाइक दिस, ब्लू कलर की एक गेंद है फर्ज किया। वैसे तो ये और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट व्हाट वी से इट इज द न्यूक्लियोलस। समझ रहे हैं वो थर्ड थिंग। हम अगर इसको डिफाइन करूं तो आई वुड से दैट इट इज द डार्कली स्टेन्ड एरिया। आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब है? डार्कली स्टेन्ड एरिया इन द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज इट फंक्शन। डार्कली स्टेन्ड का मतलब बेटा इधर देखो बेटा, जब हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना किसी सेल में, तो हम असल में न्यूक्लियस तो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम उसे कोई कलर नहीं देंगे, इस कंडीशन को हम स्टेनिंग कहते हैं। यानी एक प्रोसेस होता है, हम कुछ केमिकल्स मारते हैं, न्यूक्लियस उसका कलर ले लेता है, तो हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली दफा न्यूक्लियस इसी तरीके से दरियाफ्त किया था कि उन्होंने जो वो चीज़ माइक्रोस्कोप में रख रहे थे वो खाली खाने थे ना, लेकिन उन्होंने उसके अंदर उनके ऊपर कुछ केमिकल्स डाले जिससे जो सेल का न्यूक्लियस था उसको कलर आ गया। जब उन्होंने देखा तो वो हर खाली खाने में एक छोटा छोटा डॉट था, तो उन्होंने कहा कि ये कोई चीज़ है, सेल खाली नहीं है जिससे न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ। समझ रहे हैं ना आप बात को? रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ना, कब? जो बताएगा उसे ₹1 इनाम मिलेगा। बताओ। इट्स 1831, 1831। ये MCQ है इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया। इधर देखें तो क्या बात हो गई कि जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं और उसको देखते हैं तो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट हमें ज्यादा डार्क कलर का नजर आता है। तो दैट्स व्हाई वी से इट मोर डार्कली स्टेन्ड एरिया प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। समझ रहे हैं आप बात को? बेटा समझ आई आपको बिस्मा? इफ देयर इज, मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ आई। अच्छा ठीक है, तो पता लग गया कि द डार्कली स्टेन्ड एरिया प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस एंड दे कैन बी वन और दे कैन बी मोर एज वेल। व्हाट इज देयर फंक्शन? सवाल ये पैदा होता है बेटा, हम कहेंगे दे आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। एंड व्हाट आर राइबोसोम्स? वी विल डिस्कस इट हियर। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? हम ये वो सर यहाँ बनते हैं, इन द न्यूक्लियस दे आर फॉर्म। उनके एटलीस्ट उनके जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, आप पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ आ, अच्छा ये ऐसे बने थे तो सारे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है जी। एंड द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्रोमैटिन मटीरियल, यानी चौथी चीज। और आपके लेवल तक बेटा हम क्रोमैटिन की बजाय आपको क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट देते हैं। क्रोमैटिन क्या है? असल में ये एक मटीरियल होता है विच इज मेड अप ऑफ DNA प्लस प्रोटीन्स। DNA 40%, प्रोटीन 60%। तो ये क्रोमैटिन है। और बेसिकली असल में क्या, ये देखिए अगर आप गौर करें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि फर्ज किया ये कमरा आज एक न्यूक्लियस है, कल ये एक सेल था ना, तो आज ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में पानी भरा हुआ है ना, और पानी भरे हुए में आपने डाल दी हैं बारीक 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 बाल या सेवियाँ, वो सारी, ठीक है, और आपने उसमें भर दी। अब वो सारी सेवइयाँ जो है बड़ी बारीक, बहुत बारीक, नज़र भी कम आती हैं, तो वो पानी में हल हुई हुई हैं। फर्ज किया वो आपको दिख रही हैं, आपको फील नहीं हो रही, दिख नहीं रही, लेकिन वो हैं, इस पानी के अंदर है। अच्छा बेटा, अगर वो उन सेवइयों को हम क्रोमैटिन कहेंगे, अगर वो सेवइयाँ DNA और प्रोटीन्स की बनी हों तो, ठीक है, धागे, बारीक बारीक धागे जो पानी में, जो इस मटेरियल में यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में हल हुए होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है, ये हम अगले 5वें चैप्टर में भी ये बात पढ़ेंगे, जब, अच्छा अब आपने मुझे सिर्फ स्मार्ट सिलेबस बताया करना है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ना हमारे पास। तो क्या बात कर रहे थे? जब सेल डिवाइड होने लगता है तो समझे वो सेवइयाँ इकट्ठी होकर रस्सियाँ बना देती हैं। नहीं समझ आई? वो छोटे छोटे धागे हैं, बारीक बारीक, आप उनको जोड़ दें तो एक रस्सी नहीं बन जाती, तो रस्सी नजर आती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो धागे जो बारीक बारीक थे वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, आप डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर में। इधर देखें, समझ आ गई? तो वो क्या है? वो बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी वो जो बारीक बारीक धागे थे, सेवइयाँ थी, दे वर दी क्रोमैटिन, एंड व्हेन जब वो जुड़ गए, कंडेंस होकर उन्होंने रस्सियां बना दी, दे वर द क्रोमोसोम। एंड सिंपली द क्रोमोसोम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द DNA एंड प्रोटीन्स। ऑब्वियसली वो उसी के बने,
बस कॉइलिंग ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे इसको अगली क्लासेस में जाके। एंड द फोर्थ, यानी वो जो फोर्थ चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, दैट इज़ लाइक बेटा अगर एक बना दें तो हम लाइक इस तरह, जो ओरिजिनल शक्ल है तो वो तो इस तरह है, बट वी कैन से इट लाइक दिस एज वेल। समझ रहे हैं बात को? सो इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और ये बने होते हैं क्रोमैटिन के, क्योंकि ये नजर आ रहे हैं, ये रस्सियां हैं। अगर ये नजर नहीं आ रहे, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये सिर्फ तब नजर आते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो फिर ये नजर ये हल हो जाते हैं, दोबारा हल हो जाते हैं। जिस तरह आप रस्सियां बनी थी वो खुल जाती हैं दोबारा, वो सारा कुछ। ठीक है जी। तो इट लुक्स लाइक क्रोमोसोम्स, नंबर 4 क्रोमैटिन। आप इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आपने एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिखनी है, शायद किताब में ये ना लिखियो। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटीन्स एंड डीएनए, सही है, और विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स की शक्ल में होती है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इन दिस कोर्स। ठीक है जी। तो पता लग गया, ये डेफिनेशन क्रोमोसोम्स की होगी, और साथ में लिखेंगे दे आर ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग। समझ गए? अब बेटा स्ट्रक्चर भी पता लग गई। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द फंक्शन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज वही it contains the genetic material, it contains the information, it is the head of the cell, it contains the information for structure and function of the cell। ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए जितनी भी मालूमात होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बेटा कोई सवाल है न्यूक्लियस में? Please. So the next thing, how much time is left? Please tell me. 10 मिनट है? 10 मिनट। बस ठीक है 10 मिनट में हो जाएगा। So राइबोसोम्स बेटा अगेन देखें, इंट्रोडक्शन, लोकेशन इफ देयर इज एनी, एंड देन द स्ट्रक्चर, इफ वो उसकी सारी अगर केमिकल कंपोजिशन भी है तो वो भी दरमियान में डिस्कस हो जाएगी, एंड देन द फंक्शन, देन द डायग्राम एंड लेबलिंग इट एज वेल। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया और आप कल इसको लिख के लाएंगे। ठीक है जी, लाजमी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, राइबोसोम्स, भाई राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, छोटे छोटे ऐसे दाने से होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सही है। और ये दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया में भी, और बस थोड़ा सा फर्क है, हम डिस्कस है। ठीक है। अच्छा जी बेटा, अगर हम कंपोजिशन की लोकेशन, जिस तरह मैं वही बता रहा हूं स्ट्रेट अवे बेटा, दो तरह के, दो इनकी लोकेशंस हैं। इफ आई से दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस की दीवार और सेल की जो दीवार यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके दरमियान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, कुछ थैलियों का, कुछ ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसको हम कहते हैं ER, और इसको हम रफ, इसकी दो टाइप्स हैं, हम इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे ना जब हमने पढ़ना होगा, सही है। तो जो है ना राइबोसोम्स, ये दो जगह पे हो सकते हैं, या तो नंबर 1 फ्रीली डिस्पर्स्ड, यानी कि डिस्पर्स मतलब बिखरे हुए, इन साइटोप्लाज्म। तो इफ आई राइट इट लाइक, मैं रेड कलर के बना देता हूं, तो ये बेटा ये हैं वो राइबोसोम्स जो के फ्रीली डिस्पर्स्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हैं। एंड देन देयर आर अदर राइबोसोम्स, दूसरी लोकेशन पे भी होते हैं, विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ने जा रहे, ये कौन कौन सी हैं। आपने इतना रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक, नॉट स्मूथ नहीं, वो आपको कल पढ़ाऊंगा ना जब, तो फिर आपको चल जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये अटैच होते हैं।
ये दो इनकी, इधर देखिए किताब में लिखी है बेटा, इधर देखो, ना पढ़ो उधर से, इधर देखो। तो लोकेशन इनकी कौन सी हुई? देयर आर टू लोकेशंस ऑफ द राइबोसोम्स। द फर्स्ट वन इज दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म और दे आर अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्म, नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहना, इट दे आर अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई समझ आ रही है जिक्र? अच्छा, नाउ अगेन द स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो कंपोजिशन भी कर लेते हैं। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन, देन लोकेशन, देन कंपोजिशन। कंपोजिशन और फिर थोड़ी सी बता देखें बेटा, कंपोजिशन में ये बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स के। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। एंड प्रोटीन्स ये बनते कहां पे हैं? आप लिख सकते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन, कौन बताएगा? इन न्यूक्लियोलस बेटा, इट्स नॉट द न्यूक्लियस, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियोलस। सही है? अच्छा जी, तो आपको लग गया पता कि जी व्हाट इज देयर कंपोजिशन, नाउ व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि वो मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो स्ट्रक्चर इट्स लाइक 1 2 हेडिंग्स 3 हेडिंग्स एंड 4। सही है? स्ट्रक्चर में बेटा ये दो चीजों के बने होते हैं, यानी एक होती है बड़ी इसके दो टुकड़े होते हैं, आप ये समझे। एक टुकड़े को हम कहते हैं द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। व्हाट वी से, इट इज द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। सही है? और ये बेटा होता है 60S। 60S का मतलब क्या? अभी आप इतना याद रखिए, स्वेटबर्ग होता है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन का एक यूनिट है। अभी आपने इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, बट आपको इतना 60S और ये होता है 40S, ये दोनों मिला के बनते हैं 60S प्लस 40S इज इक्वल टू, इट्स लाइक बेटा 80S। पता है क्यों 80S? ये जब जुड़ते हैं ना तो इनका साइज थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हाँ, वो असल में बेटा इस पर खपने की अभी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसके किताब में लिखा नहीं हुआ। वैसे तो ये समझे कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो एक 50S पे रुक जाते हैं, 60S पे रुकता है अकेला, दूसरा अकेला हो तो 40S पे, जब ये दोनों जुड़े हुए हो तो ये 80S पे रुकते हैं, पर वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा डिटेल है उसकी। अच्छा, तो ये है राइबोसोमल सब यूनिट्स, दोनों बने किस चीज के हुए हैं? वही राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर पता लग गई। फंक्शन, व्हाट इज देयर फंक्शन? Again the fifth point, and that is the function। बेटा एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, they are the protein factories, यानी यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन्स। चाहे वो प्रोटीन्स एंजाइम्स हो, आप पढ़ेंगे अभी अगले छठे चैप्टर में, तो चाहे वो प्रोटीन्स कोई और हो, इफ दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल तो वो राइबोसोम्स पे बनते हैं। सही है? सारी प्रोटीन्स नेचुरली आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स। So ribosomes are protein factories, and what is the factory of ribosomes again? न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात आ गई, तो बेटा एक और चीज बस बतानी थी। कई दफा ये कैसे ये बनाते हैं, तो वो बेटा ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये आप 10वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी आपने इतना याद रखना है कि ये एक धागा है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? इस पे कोड लगा होता है कि प्रोटीन कैसी बनेगी। अभी आपने वो सारा कोड क्या होता है, कैसे होता है, अभी उसको डिस्कस नहीं करना। इस एक कोड के ऊपर, यानी एक के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स कभी कभी इकट्ठे अटैच हो जाते हैं और वो एक प्रोटीन बना रहे होते हैं। यानी एक ये भी वही प्रोटीन बना रहा है, ये भी वही, क्योंकि कोड सेम है ना। मैसेंजर आरएनए कंटेन्स द कोड सेम है और बहुत सारे राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हैं। तो ये फर्ज किया इधर से इधर को आ रहे हैं, ये गुजरता जाएगा, इसने सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाई होगी, ऐसे ही है ना। ये इसने सबसे ज्यादा प्रोटीन, इसने उससे कम, इसने उससे कम, इसने उससे कम, इसने अभी स्टार्ट ही किया है। सही है ना? तो ये जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोटीन्स बनती जाएंगी। सही है ना? तो क्योंकि कई दफा प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो एक इस तरह आप समझें कि एक दीवार को एक मिस्त्री साहब बना रहे हैं और फिर एक ही दीवार को 10 मिस्त्री इकट्ठे मिलकर बना रहे हैं क्योंकि उस दीवार की जल्दी और ज्यादा जरूरत है। सही है ना? तो ये जो चीज है ना, दैट इज व्हाट वी से कि जो बहुत सारे आप लिखेंगे मैनी राइबोसोम्स
अटैच्ड टू सेम मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड या थ्रेड, ठीक है, फॉर्म एक पूरे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको पॉलीसोम कहते हैं। किताब में इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बेटा कोई सवाल हो तो पूछ। एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन?